बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस्लाम आबाद में बड़ी तब्दीली हो गई। इस तब्दीली के असरात आने वाले 2 वर्षों में नज़र आएंगे। आने वाले 2 वर्षों तक यानी 2023 के जब इंतखाबात हो रहे होंगे उस वक़्त तक जो हैं वो इसके असरात नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत ने 9 नवंबर को होने वाली जो सुबकी थी पार्लियामेंट में उसका बदला ले लिया। 2 के मुकाबले में 4 से बदला लिया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से एक जो प्रेस रिलीज़ आई है, इस प्रेस रिलीज़ में पहली मरतबा बरतानिया की जानिब से एक ऐसी खबर आई है कि जो मियां नवाज शरीफ के लिए एक बुरी खबर है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 9 नवंबर को होने वाली सुबकी थी उसका बदला 10 रोज़ बाद 19 नवंबर को इमरान खान की हुकूमत ने लिया और 2 के मुकाबले में 4 से बदला लिया। आपको याद होगा कि 9 नवंबर को कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत के बावजूद हुकूमत को 2 बिलों की तहरीक पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, सुबकी का सामना करना पड़ा। शिकस्त से 2-4 हुई थी हुकूमत और हुकूमत के 104 के मुकाबले में अपोजिशन के 117 वोटों से 2 बिलों की तहरीक पर ये एम्बेरसमेंट देखने को मिली थी। और उसके बाद हुकूमत इतनी अंडर प्रेशर आई थी कि जो 11 नवंबर को होने वाला इजलास था पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, उसको आगे ले जाना पड़ा। बहरहाल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को कामयाबी मिली। इसका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ऊपर गया। तो उसके बाद जब सेनेट इजलास में गुज़िश्ता रोज़ यानी 19 नवंबर को होने वाले सेनेट इजलास में फिर 4 बिलों के मामले पे हुकूमत ने अपोजिशन को पिछाड़ दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी हुकूमत, उसके लोग, उसके वज़रा जो हैं वो सियासी दावपेच सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो हुकूमत जो सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर बहुत सारे ब्लंडर्स जिनके नज़र आते थे, बहुत सारी कोताहियाँ नज़र आती थीं, वक्त के साथ साथ वो बड़ी मंजी हुई सियासी जमातों के साथ इस दंगल में ये दावपेच सीख गई हैं। और यही वजह है कि सेनेट में अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद ये 4 बिल मंजूर करवा लिए। इन बिलों में क्या है मुख्तसरन सा आपको बताऊंगा, लेकिन ये मंजूरी का अमल हो कैसे गया, ये जादू हो कैसे गया। तो ये मामला कुछ यूँ हुआ कि जब शीरी मज़ारी साहिबा की जानिब से ख़वातीन को हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ एक जो बिल था, जो मुलाजमतों की जगह पे हरासमेंट होती है, उससे मुतल्लिक बिल पेश किया गया, तो वो कायमा कमेटी को रेफ़र कर दिया गया चेयरमैन सेनेट की जानिब से, जिस पर अली मोहम्मद खान साहब ने शिकवा किया। वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे कल और उन्होंने इस पर बल्कि एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जी ये क्यों कमेटी को भिजवाया जा रहा है, इसको यहाँ मंजूर किया जाए। जब एक ड्यू प्रोसेस के तहत एक चीज़ मंजूर होकर आती है, कौमी असम्बली उसको मंजूर करती है और उसके बाद यहाँ पर ये इतनी बड़ी तरमीम तो है नहीं है, तो उस पर बहरहाल वो भिजवा दिया गया जब कायमा कमेटी को। तो फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब ने शफकत महमूद साहब की जगह HEC तरमीमी बिल पेश किया 2021। तो इस पे भी जब वो कायमा कमेटी को चेयरमैन सेनेट भिजवाने लगे तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इस बिल को कायमा कमेटी को भिजवाए बगैर मंजूर करवाया जाए। उसके बाद जब आवाज़ के ज़रिए पूछा गया कौन इसके हक़ में है, कौन इसके ख़िलाफ़ है, आवाज़ें जब बराबर आईं, इसके बाद फिर जो काउंटिंग हुई, इसके बाद वोटिंग हुई, तो उसमें 34 नंबर्स थे हुकूमत के पास और 28 थे अपोजिशन के पास। तो उसके बाद हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ। हुकूमत को अंदाज़ा हो गया कि ये नंबर्स जो हैं इनके पास आज ज़्यादा हैं। उसके बाद दूसरा तरमीमी बिल पेश किया गया, तो उसमें भी ऐसे ही जब काउंटिंग हुई तो हुकूमत जीत गई। ये बिल था बुनियादी तौर पे चेयरपर्सन HEC के हवाले से, मेंबर्स HEC के हवाले से, और दूसरा बिल जो था वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC के हवाले से, उनके जो अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर है, उसके बाद इनकी यानी मुद्दत मुलाजमत, और उसके बाद जो HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, ये उनसे मुतल्लिक बिल थे। जब ये मंजूर हो गए, हुकूमत को अंदाज़ा हुआ कि आज नंबर ज़्यादा हैं, तो उसके बाद सप्लीमेंट्री एजेंडा ले आए। हुकूमत ने कहा जी कि हमारा सप्लीमेंट्री एजेंडा है। इस पर अपोजिशन की जानिब से बड़ा शोर किया गया, रज़ा रब्बानी साहब की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया। तो ये कहा गया रज़ा रब्बानी साहब को चेयरमैन सेनेट की जानिब से कि आपके दौर में भी सप्लीमेंट्री एजेंडा आया करता था, ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री एजेंडा हमको पहली मरतबा लेकर आ रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि सप्लीमेंट्री एजेंडे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल उसमें पेश किया गया, और इसके अलावा वज़ीर कानून साहब ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो बिल है वो पेश किया। तो जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, उनके जो अमूर हैं, उनकी अंजाम दही के दौरान उनकी प्रोटेक्शन और इसके अलावा उनकी
जो मुलाजमत की प्रोटेक्शन के हवाले से, इसके अलावा उनकी अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से, उनके इंश्योरेंस से मुतल्लिक, सहाफ़ियों से मुतल्लिक, कमीशन से मुतल्लिक उसमें बातें हैं। तो ये बिल अपोजिशन जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का नारा तो लगाती है, लेकिन यहाँ उन्होंने इसकी मुखालफत की, और जब दोबारा काउंटिंग हुई इसमें तो हुकूमत के 35 वोट निकले और अपोजिशन के 29 वोट निकले। इसके बाद जो तरमीमी बिल था नैब का, ये नैब का तरमीमी बिल वो बिल नहीं था जो चेयरमैन नैब वाला था, बल्कि ये प्रोसिक्यूटर जनरल नैब वाला था। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत इससे पहले नॉन एक्सटेंडेबल थी, तो इसमें भी कहा गया कि 3 साल के लिए तकर्रुर होगा और ये उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकेगी। तो उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में एक तोसी का यानी ये मामला था। तो ये बिल जिस पे अपोजिशन ने, इस पे भी काफ़ी शोर शराबा पहले किया हुआ था, तो इसकी मंजूरी में यहाँ पर उन्होंने रोड़े अटकाने थे, फिर ये मामला जॉइंट सेशन में ही जाना था। तो हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए ये चीज़ें बीच में लाकर तो ये बिल भी मंजूर करवा लिया गया। तो यूं हुकूमत ने 4 बिल्स, यानी हायर एजुकेशन कमीशन के 2 तरमीमी बिल थे, फिर एक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ वाला बिल था, और एक नैब का जब बिल आ गया तो यूं मिला के 4 बिल, उन 2 बिलों की सुबकी का सामना फिर 4 के साथ बदला लिया और अपोजिशन को पैगाम दिया कि हुकूमत इस मरतबा पूरी तरह तैयार है, आंखें खुली हैं, और इस मरतबा जब हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई पार्लिमान में इस वक्त अरूज पे है और हुकूमत इस वक्त अच्छा खेलती दिखाई दे रही है। तो दूसरा मामला है जी, बरतानवी हाई कमीशन से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है। बरतानिया ने, ये कोई शहजाद अकबर साहब की कोई प्रेस रिलीज नहीं थी या वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज नहीं थी। इस मरतबा बरतानवी हाई कमीशन से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें कहा गया कि बरतानिया और पाकिस्तान ने री एडमिशन मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए हैं। ये बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि यूके होम ऑफिस के जो मुस्तकिल सेक्रेटरी हैं मैथ्यू रायक्रॉफ्ट, उन्होंने 2 रोज़ा दौरा किया पाकिस्तान का, और इसमें मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल किए। ये मुआहिदा गैर कानूनी माइग्रेशन को रोकने के लिए था। ये उन गैर कानूनी अफराद को उनके ममालिक में भेजने से मुतल्लिक है जिनके पास वहां रहने का कानूनी जवाज नहीं है। तो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट के ताउन के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड का तबादला हो सकेगा, और आइंदा हफ्ते काबीना में ये पेश होगा, पाकिस्तान की कैबिनेट में पेश होगा, और इसी साल ये नाफिजुल अमल होगा। तो इस मुआहिदे के बाद यानी दोनों ममालिक में जो लोग रह रहे होंगे, ज़ाहिर है बरतानिया में ही ज़्यादा जाकर लोग वो रहते हैं जिनके पास कानूनी जवाज नहीं होता, यहाँ से जाकर जब रहते हैं, तो उनको वापस लाने के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान पहली मरतबा एक ऐसा मुआहिदा हो रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे के जो शहरी हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से एक्सचेंज कर सकेंगे, उनका तबादला कर सकेंगे, और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ये मुआहिदा बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीली बिल आखिर हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। 6 अक्टूबर को उनकी नामजदगी हुई थी, ऐलान हुआ था ISPR की जानिब से, और बहरहाल 44 दिन इसमें लग गए। एक गैर ज़रूरी ताख़ीर हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आज उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, और आने वाले 2 बरस तक ज़ाहिर है इस अपॉइंटमेंट के असरात नज़र आते रहेंगे। और चूँकि नवंबर 2021 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होने हैं, और नवंबर 2023 तक इन्होंने अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं। तो यही वजह है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है, बड़ा अहम टाइम है। इस वक्त पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस का भी सामना है। तो इस हवाले से ये फ़ौज के काबिल तरीन जर्नैलों में इनका शुमार होता है, और ये अपॉइंटमेंट मुल्क के लिए बहुत अच्छी समझी जा रही है। बड़ी बेहतरीन जो जनरल बाजवा साहब की जानिब से नामजदगी हुई, उसकी वजह यह है कि इनका इंटरनल एक्सपोयर बहुत ज़्यादा है, इनका एक्सटर्नल मामलात में भी एक्सपोयर बहुत ज़्यादा है। गैर मुल्की दुनिया की बेहतरीन जामियात से इन्होंने तालीम हासिल की, और फ़ौज में इनको उस्ताद की नज़र से देखा जाता है। और ये हर महाज में, तालीम का महाज हो, जब मैदान जंग हो, ये हमेशा फ्रंट लाइन पे नज़र आए हैं, और इन्होंने हमेशा डिस्टिंक्शन हासिल की है। और जब ये बलूचिस्तान में थे IGFC, तो ये ख़ुद फ्रंट लाइन पे होते थे, ख़ुद उन गारों में अपने जवान से पहले जाकर दाखिल होते थे। तो बड़े निडर और बड़े ही काबिल तरीन अफसरों में इनका शुमार होता है। और जब IGFC थे बलूचिस्तान के, तो इन्होंने नाराज़ जो बलोच थे वो पहाड़ों पे जो चढ़े हुए थे उनको एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा जो कौमी धारे में आना चाहता है वो आ जाए, उनको
पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जाएगी, और जो नहीं आएगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। और फिर जो आए, जो पहाड़ों से नीचे उतर आए, उनको इन्होंने पूरी तरह वेलकम किया और उनको वाकई अपने वादे के मुताबिक कौमी धारे में शामिल किया। और जो फिर नहीं आए थे, फिर उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ था उस वक्त। तो इसके अलावा ये खैबर पख्तूनख्वा में जो फाटा के इलाकों में जो ऑपरेशन में ये ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं, वहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। फिर इसके बाद कोर कमांडर कराची थे जब, तो कराची में अमन व अमान का इंडेक्स दहाइयों बाद यानी इतना बेहतरीन हो गया था कि लंदन के बाद पाकिस्तान का नंबर उस इंडेक्स में आ रहा था अमन व अमान के हवाले से। तो इनकी जो तकर्री है पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर बड़ी खुशाइंद है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।